हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी और आप अपने पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो आने वाली भर्ती की। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो प्रथम चैप्टर है, राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, ये राजस्थान हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो इस पे नजर डालेंगे। बात करें तो साथियों, रेगिस्तान जैसे रेत के बिना, पहाड़ पत्थर के बिना और जंगल वृक्षों के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से कोई भी इतिहास उठा के देख लो, वो राजपूतों के बिना अधूरा है। जिस प्रकार से और राज्य और देशों में जमीन के नीचे पानी बहता है, यहाँ पर खानवा, तराइन और हल्दी घाटी में दिखाए गए शौर्य और प्रताप की झलक यहाँ पे दिखाई देती है। राजपूतों का अनगिनत खून और शौर्य यहाँ पे बहता है। ठीक है साथियों, बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। मार्शल कौम है, शानदार कौम है और हमारी जन्मभूमि की वर्षों तक, सदियों तक इस कौम ने रक्षा की है। तो इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये आए, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं इनकी शाखाएं कितनी है, यानी इनकी ब्रांचें कितनी है। तो जितना इतिहासकारों ने माना है, इनकी ब्रांचें हैं 36, यानी 36 ब्रांचें। अलग अलग जगह इनका शासन है, राजपूतों का अलग अलग जगह बटी हुई है। 36 को आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि आपको कई चौहानों की, परमारों की, ऐसे की राठौड़ों की कितनी शाखाएं हैं, तो ऐसे याद करना पड़ता है। तो राजपूतों की 36 शाखाओं को आप कैसे याद रखोगे? आप याद रख सकते हो कि जो प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणकारी थे या मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके और राजपूतों के 36 का आंकड़ा था। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि राजपूतों की 36 शाखाएं थी, क्योंकि इनके विदेशी आक्रमणकारों से 36 का आंकड़ा था। ठीक है, पहला सिद्धांत, मुख्य रूप से 6 सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। पहला सिद्धांत है आर्यों की संतान है। पहले सिद्धांत में इनको माना है कि जो राजपूत है वो आर्य जो प्राचीन काल में थे उन्हीं की संतान है। इस सिद्धांत को गौरीशंकर, हीरानंद ओझा व सीएम वेद मानते हैं, यानी जो दो विद्वान है, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा व सीएम वेद, ये मानते हैं कि जो राजपूत है वो प्राचीन काल के आर्यों की संतान है। क्योंकि वर्तमान में भी आप देखोगे तो जो भी राजपूत जाति के लोग हैं वो बलिष्ठ है और उनके चेहरे पे जो तेज है वो गवाही देता है कि उनके पूर्वज कितने शौर्यवान रहे हैं। तो ये इस आधार पे कहते हैं कि जो प्राचीन काल में आर्य थे उन्हीं की संतान राजपूत है। क्योंकि वर्तमान में भी आप देखा करो कि जो आपके आसपास में राजपूत होते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन वो एकदम बलिष्ठ और उनके चेहरे पे जो तेज होता है उससे लगता है कि इनके पूर्वज कहीं ना कहीं आर्य थे। ठीक है, दूसरा है अग्निकुंड सिद्धांत। इस सिद्धांत को चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राजसों में बताया है। और शीशाण अभिलेख, जो शीशाण अभिलेख है, आप कमेंट बॉक्स में बताना किस राजवंश का है। और हमीर रासों के लेखक जोधराज और नैणसी ने, जो जिसने नैणसी की ख्यात लिखी थी, ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। यानी अग्निकुंड से का सिद्धांत दिया था चंद्रवरदाई ने, जो अपने सम्राट पृथ्वीराज जी का दरबारी था, मित्र था। उसने लिखा है कि जो आबू पर्वत था उस पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था, और वो जैसे यज्ञ करते थे, बार बार जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे उस यज्ञ को भंग कर देते थे, उसमें हड्डियां, मांस वगैरह डाल देते थे। इसलिए उन्होंने यज्ञ करके 4 राजपूत जातियां, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान, ये 4 राजपूत वंश उन्होंने अग्निकुंड से पैदा किए थे। और उनको ये वादा किया था कि इन लोगों को आप जो राक्षसी प्रवृत्ति है या इस यज्ञ की हमारी रक्षा करो आप। तो ये 4 राजवंश अग्निकुंड सिद्धांत से ऋषि वशिष्ठ ने प्रकट किए थे। इस सिद्धांत को चंद्रवरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासो में। और इस सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो हमीर रासो के लेखक जो जोधराज है वो भी इसका समर्थन करते हैं और नैणसी भी इसका समर्थन करते हैं। शीशाण अभिलेख में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। इस सिद्धांत का खंडन कौन करता है? तो इस सिद्धांत का खंडन करता है अपने टोड, जेम्स टोड है कर्नल, वो इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। वो लिखते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए, यदि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरीके से देखा जाए, तो आप भी मानिए कि ये कभी संभव ही नहीं है कि कोई इंसान, कोई हार्ड मास का पुतला ये
अग्नि से उत्पन्न हो जाए। तो अपन यदि व्यवहारिक रूप से देखें, इतिहास में कहीं पे भी कल्पना की जगह नहीं है। इतिहास लिखित प्रमाणों को मानता है। और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह कदम भी हो ही नहीं सके कि भाई कोई अग्नि कोई इंसान की पैदा कर सके। ठीक है। दूसरा यह है कि फ्रॉड इसके एवज में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई विदेशी जातियां या कोई जाति विशेष यहाँ पे आई होगी और ऋषि वशिष्ठ ने उनको अग्नि के सामने शपथ दिला के ये शपथ दिलाई है कि आप राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका वध करोगे और हमारे यज्ञ की रक्षा करोगे। या कोई विदेशी जाति यहाँ पे आई होगी और उनको अग्नि के सामने जो शपथ दिला के उनका शुद्धिकरण करके उनको हिंदू धर्म में शामिल किया होगा। या इसका ये खंडन ऐसे भी होता है कि जितने भी ये अग्नि ये वंश है ये अपनी उत्पत्ति भी खुद चौहान हो या चालुक्य हो ये खुद भी अपनी उत्पत्ति अग्निवंश इससे अग्निकुंड से नहीं मानते। ठीक है। दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से एक सिद्धांत ये भी है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। इसका समर्थन सबसे सॉलिड प्रमाण है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है तो वो है बिजोलिया शिलालेख। इसमें चौहानों को विप्रवंशीय या वत गोत्रीय ब्राह्मण बताया। वत गोत्रीय ब्राह्मण इस बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। और इस सिद्धांत का समर्थन मुख्य रूप से गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर करते हैं। यानी जो राजपूत है वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं या ब्राह्मणों की संतान है, ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। और इसका समर्थन करते हैं जो हमारे विद्वान है गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। ठीक है। अब इसके पीछे ये भी है कि जो आप देखोगे कि मेवाड़ राजवंश है उसके बारे में भी इतिहास में लिखा हुआ है कि वो शिलादित्य के वंशज है। उनका जो वड़नगर है गुजरात में उनका वंश वहां से आया। वहां की रानी जो पुष्पवती आई थी और उससे गुआदित्य का जन्म हुआ था। ये कई वंश है। और कहीं ना कहीं राणा कुंभा ने भी लिखा है कि हम जो है ब्राह्मणों की संतान है। तो इस कारण से ज्यादातर ये मानते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। अब इसको याद कैसे रखे तो गोपीनाथ शर्मा यानी गोपीनाथ जी के पीछे शर्मा लगता है। और शर्मा आप देख लो वर्तमान में ब्राह्मण होते हैं। तो शर्मा ने अपनी जाति का समर्थन करते हुए ही राजपूतों को ब्राह्मण बताया। तो इस तरीके से आप गोपीनाथ जी का याद रख सकते हैं। भंडारकर जी को कैसे याद रखे तो आप देख लो कहीं पे भी भंडारा देते हैं यानी अपने मोटा फंक्शन होता है जैसे भंडारा। तो अपन सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाते हैं, 5 ब्राह्मणों को जिमाते हैं। ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो भंडारकर। ठीक है। दोनों विद्वानों का नाम आपको याद हो गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति का समर्थन कौन करता है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से समर्थन दशरथ शर्मा और जगदीश गहलोत ने किया है। यानी कि भाई जो राजपूत है वो प्राचीन काल में कहीं ना कहीं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी रहे हुए हैं। तो इसका समर्थन जो मेन विद्वान है वो करते हैं दशरथ शर्मा और जगदीश गहलोत। आप इनको कैसे याद रख सकते हो कि जो अपने राम थे श्री राम वो सूर्यवंशी थे और उनके पिता का नाम था दशरथ। ठीक है। तो इस कारण से आप याद रख सकते हो दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्यवंशी बताया। ठीक है। और जगदीश जी गहलोत का आप याद रख लेना। ठीक है नाम। तो ट्रिक मैंने बता दी है। ट्रिक से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यदि आप ट्रिक से याद नहीं करोगे ना तो जल्दी से भूल जाओगे। इतने नाम है, किसने समर्थन किया, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इसमें आप कंफ्यूजन भी हो जाओगे। तो इस प्रकार से याद रख लोगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्यों माना है क्योंकि आप देख लो कि मेवाड़ के जो भी है वो मेवाड़ के राणा महाराणा वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। वो सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है। प्रतिहार है जो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के संतान मानते हैं। जो अपने आमेर के कछुआ राजवंश है वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। और जो चालुक्य है वो भी अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। चंदेल है वो भी अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो प्राचीन काल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे उन्हीं के वंशज है। ठीक है। दूसरा है विदेशी जाति। यह सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राजपूतों का विदेशी जाति से उत्पन्न होने का सिद्धांत किसने दिया। तो जितने भी विदेशी लोग थे उन्होंने इसका समर्थन किया। ये मुख्य रूप से समर्थन कनिंगम, जो कनिंगम नामक जो विद्वान है उसने माना है कि जो राजपूत है वो विदेश से आए हैं, बाहरी आक्रमणकारी थे और वो यहाँ के संस्कृति में आके रच बस गए थे। ठीक है।
कनिंघम ने ये ब्रोंज ताम्र लेख के आधार पे कहा गया है कि राजपूत तो विदेशी थे। ब्रोंज लेख में लिखा गया है कि जो हूण थे, हूण आक्रमणकारियों के साथ एक जाति आई थी जो गुर्जर थी, और वो यहाँ पे आई और यहीं पे उन्होंने शासन किया, अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो उसके आधार पे कहा गया है कि ये विदेशी है और ये गुर्जरों की संतान है। ठीक है। इस विदेशी जाति का समर्थन टोड ने भी कहा है। टोड ने भी कहा है कि जो राजपूत है वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, और ऐसा ही हूण करते थे। जो हूण थे या मंगोल थे वो भी जो है अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। तो इनकी परंपराएं कहीं ना कहीं विदेश से मिलती है, तो ये विदेशी हो गए। लेकिन टोड साहब को ये कौन बताए कि जब इन जातियों का अस्तित्व ही नहीं था, जब ये जानते ही नहीं थे अश्व पे बैठ नहीं, तब हमारे भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो केवल परंपराओं के आधार पर किसी को विदेशी साबित करना ये सरासर गलत बात है। ठीक है। तो इसका खंडन इस आधार पर होता है कि किसी को भी परंपराओं के नाम पे, परंपराएं कहीं पे भी विकसित हो सकती है और समानता रह सकती है, लेकिन इस विदेशी जाति के समर्थन का, विदेशी जाति से उत्पन्न का सिद्धांत है वो कनिंघम ने दिया। ठीक है। जितने भी विदेशी थे उन्होंने राजपूतों को विदेशी माना है। ये टोड, कनिंघम ये बाहर के थे, अपने यहाँ के थे नहीं, तो इनको इतना पता था नहीं। मिश्रित मूल का सिद्धांत, यानी कि मिला जुला रूप किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया डीपी चट्टोपाध्याय, और ये सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है। आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा इन पांचों में से, विदेशी जाति वाले से, मिश्रित से या प्राचीन क्षत्रियों से, कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है? तो वो है मिश्रित मूल का सिद्धांत। ठीक है। और ये दिया डीपी चट्टोपाध्याय। याद कैसे रखोगे कि चट्टोपाध्याय से चटनी याद रख लेना। चटनी होती है वो, उसमें सबकी मिली जुली होती है, कि उसमें टमाटर भी आ गया, मिर्ची भी आ गई, तो सारी आ गई। तो इसी प्रकार से चट्टोपाध्याय जो है मिश्रित मूल का सिद्धांत देते हैं। इस प्रकार से ट्रिक से याद करो। बाकी भी हम कोशिश करेंगे कि हर चीज आपको ट्रिक से याद करवाए, ताकि लंबे समय से याद रहे। इसी प्रकार से पढ़ते रहो। मेरी दुआएं आपके साथ है। आप जरूर नौकरी लगोगे। मोटिवेट रहो। यदि मोटिवेट नहीं हो तो हमें कॉल करो, हम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।